मनु मानव जाति के जनक और धर्मशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बनाने का प्रयास किया है। तो आप, मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि पौराणिक आख्यान के अनुसार मानव मनु जो है वो मानव जाति के जनक और धर्मशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। विश्व के प्रथम यज्ञकर्ता और पुराणों के अनुसार सूर्य पुत्र और प्रथम राजा माना जाता है। प्रथम राजा माने जाते हैं कौन? मनु। और यज्ञकर्ता भी ये माने जाते हैं। यदि मान लो छोटा प्रश्न आ गया कि विश्व में प्रथम यज्ञकर्ता किसे माना गया है या पुराणों के अनुसार सूर्य पुत्र किसे माना गया है, तो मनु का ही नाम लिखना है। मनु को महाभारत के युद्ध से 25 पीढ़ी पहले का माना गया है। ये इनका परिचय है। आपको ये जैसे मान लो प्रश्न ये आ सकता है, बहुत बड़ा यानी सटीक बात है कि मनु कौन थे, तो आपको इतना ही लिखना है, इतने में सब कुछ हो जाएगा। यानी 25 पीढ़ी पहले का माना गया है। मनु एक नहीं 14 हुए थे। जनश्रुति के अनुसार मनु ब्रह्मा का मानव पुत्र था और जब जल प्रलय हुई तो जल प्रलय के पश्चात मनु और उनकी पत्नी का नाम था शत्रुपा, केवल वो ही बची थी। जल प्रलय के बाद मनु और उनकी पत्नी मन शत्रुपा ही बची थी। इनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। प्रथम पुत्र जो है प्रियव्रत वंश में ऋषभ देव और दूसरे भरत नाम से थे। भरत जिनके नाम पर अपने देश भारत का नाम पड़ा है। भारत का नाम किसके नाम पर पड़ा है? भरत के नाम पर ही। वो मनु के ही पुत्र माने गए हैं। इस प्रकार का देखने में आया है। इस प्रकार तो मनु कौन थे इसका परिचय हो गया। अब मनु ने क्या लिखा था? मनुस्मृति लिखी थी। तो अब हमें देखना है कि मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो इसको यदि आपको ये आपके प्रश्न आ जाता है कि मनुस्मृति क्या है, परिचय दीजिए, तो मनु द्वारा विरचित मानव धर्म शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ मनुस्मृति है। सबसे पुराना ग्रंथ है। इसकी रचना मजूमदार के अनुसार 3110 ईस्वी में हुई थी। कितनी? कौन सी? 3110 ईस्वी पूर्व मानी गई है। पूर्व मानी गई है, इसका मतलब है कि आज से लगभग 5100 साल पहले, यानी लगभग जो है 5100-5200 साल पहले इसकी रचना हुई थी। मनुस्मृति का ज्ञान मौखिक परंपरा के अनुसार मनु से नारद के पास आया, नारद से मार्कंडेय ऋषि के पास आया, मार्कंडेय ऋषि से सुमति भार्गव के पास आया और सुमति भार्गव से भृगु ऋषि के पास आया। अब जब भृगु ऋषि के पास वो ज्ञान आया तो सबसे पहले भृगु ऋषि ने मनुस्मृति का संकलन किया था। अगर मान लो प्रश्न पूछा जाता है कि मनुस्मृति का प्रथम संकलन किसने किया, तो वो कौन होगा? भृगु ऋषि होगा। प्रारंभ में इस ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक थे। जब भृगु ऋषि ने इसका संकलन किया था उस समय कितने श्लोक थे? 1,00,000 श्लोक थे। समय के अंतराल से भृगु ऋषि तक पहुंचते पहुंचते इसकी संख्या है वो 12,000 हो गई थी। यानी भृगु ऋषि तक पहुंचते पहुंचते क्या होता था कि पहले का ग्रंथ है वो मौखिक चलता था। जैसे एक गुरु है वो दूसरे को बताता। अब दूसरा क्या है कि जैसे मान लो पूरी की पूरी बात स्टोरेज रहती है, नहीं रहती है, मुख्य मुख्य बातें हैं वो रहती है। उन्होंने अगले अपने शिष्य को किया, तो इस प्रकार क्या है कि कुछ कड़ियां छूटती गई। मनुस्मृति के कुछ आलेख है, वो कुछ लेख है, वो छूटते गए। छूटते छूटते भृगु ऋषि तक पहुंचते पहुंचते 12,000 श्लोक हो गए। यूं कह सकते हैं कि भृगु ऋषि को मनुस्मृति के 12,000 श्लोक अच्छी तरह से याद थे और उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया, मतलब संकलन किया। और इस पुस्तक में आज वर्तमान में 2694 श्लोक है। कितने हैं वर्तमान में? 2694 है। अब मनुस्मृति हम क्यों पढ़ते हैं भाई? मनुस्मृति का क्या महत्व है? मनुस्मृति का महत्व क्या है? देखिए, मनुस्मृति का महत्व इसलिए है कि मनु ने इसी संहिता के बल पर सर्वप्रथम मनुष्य के अराजक और अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्था, नियम एवं धर्मशास्त्रीय मार्ग में अनुशासित किया। इसलिए मनुस्मृति का महत्व बन जाता है कि हमें मनुस्मृति का अध्ययन करना चाहिए कि मनुस्मृति में मानव को अनुशासित करने के लिए कौन कौन से नियमों का नियमन किया गया था। अतः यह ग्रंथ राजनीतिक नहीं होकर के सामाजिक ग्रंथ है, क्योंकि इसमें समाज की व्यवस्थाएं ज्यादा है। इस ग्रंथ में 12 अध्याय है और 2694 श्लोक है। तो मनुस्मृति का महत्व आ गया, मनुस्मृति का परिचय हमने पढ़ लिया। अब हमें देखना है कि मनुस्मृति में क्या क्या बातें हैं। अब शुरुआत होती है। सबसे पहले मनु के अनुसार धर्म क्या है? मनु के अनुसार धर्म क्या है? सबसे पहले यह प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्ट चीज है ये। मनु के अनुसार धर्म क्या है? कि मनु ने राज्य की देवी उत्पत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
भाई जैसे मान लो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत आपने राजनीति विज्ञान में पहले पढ़े हैं कि राजनीति विज्ञान की ये राज्य की उत्पत्ति जैसे देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, इस प्रकार सारे जो सिद्धांत है हमने पढ़े हैं। उनमें से मनु जो थे, मनु ने भी देवीय उत्पत्ति सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य है देवीय उत्पत्ति से ही हुआ है। मनु ने धर्म शब्द का प्रयोग लौकिक पारलौकिक मतमतांतर के लिए नहीं किया, अपितु इसका प्रयोग इससे भी व्यापक अर्थ में किया है। यानी इस लोक में ये राज्य कितना सहायक है, कैसा है, इसके लिए नहीं, इसने थोड़ा और अधिक व्यापक और समृद्ध किया है इसका। मनु के अनुसार धर्म शब्द का अर्थ दृढ़ धातु से बना है। किससे बना है? दृढ़ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। क्या अर्थ होता है? धारण करना होता है। मनुस्मृति में धर्म और राज्य को परस्पर पूरक माना गया है। मनुस्मृति कहता है कि धर्म और राज्य दोनों परस्पर पूरक है, यानी धर्म के बिना राज्य अधूरा है और राज्य के बिना धर्म अधूरा है। यानी राज्य है तो उसमें धर्म होना जरूरी है, धर्म की स्थापना के बिना राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। और जब जहां राज्य है लेकिन धर्म नहीं है तो वो राज्य नहीं, और जहां धर्म है तो धर्म के आधार पर हम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। यूं कह सकते हैं कि ये दोनों परस्पर पूरक है। सभी व्यक्तियों को धर्म की ओर प्रवृत्त करना राजा का परम कर्तव्य माना गया। राजा का ये कर्तव्य है कि राजा अपने व्यक्तियों को, अपनी जनता को धर्म की ओर, धर्म मार्ग की ओर, लोक कल्याण के मार्ग की ओर प्रवृत्त करे। इस धर्म में ये जो मनु ने जो धर्म माना है, ये धर्म, हम जिस धर्म का नाम, जैसे हम ये कहते हैं ये हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ये इस धर्म के बारे में नहीं है, इसका अर्थ थोड़ा व्यापक है। यानी धर्म का अर्थ है कि व्यक्ति के, चाहे वो कोई भी इंसान है, उसके आचरण में शुद्धता होनी चाहिए, उसके आचरण की शुद्धता को ही उन्होंने धर्म का नाम दिया है। और उन्होंने कहा है कि धर्म में अनुशासन स्थापित करने हेतु राज्य भौतिक बल का प्रयोग करता है। भौतिक बल का मतलब है शक्ति। शक्ति यानी जैसे मान लो यदि कोई राज्य में आपराधिक प्रवृत्तियां करता है, राज्य के नियमों की पालना नहीं करता है, तो राज्य है वो उसके लिए दंड की व्यवस्था कर सकता है। ये बात इसमें लिखी हुई है। अब जैसे मान लो आपके प्रश्न आ जाता है कि मनु के अनुसार भौतिक बल का प्रयोग कब किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भौतिक बल है वो कब किया जा सकता है। तो भौतिक बल मनु के अनुसार भौतिक अर्थात शक्ति का प्रयोग 3 तत्वों की उपस्थिति में करता है। पहला है नैतिक प्रयोजन, और नैतिक प्रयोजन का मतलब है, अर्थ है कि राज्य में जब नैतिकता का उल्लंघन होता है, नैतिकता का उल्लंघन होने पर नैतिकता का उल्लंघन होने पर राज्य है वो एक इस प्रकार की अधिकृत संस्था होती है जो वहां निवास करने वाले व्यक्तियों को अनुशासित करने के लिए, जहां पर नैतिकताएं तोड़ी जाती है, तो वहां राजा है वो भौतिक शक्ति का अर्थात दंडक शक्ति का उपयोग कर सकता है। क्या कर सकता है? कर सकता है। इसके बाद है अधिकृत संस्था। अब अधिकृत संस्था कौन सी है? अधिकृत संस्था राज्य है। क्या है? राज्य है। यानी राजा भौतिक बल का उपयोग अधिकृत संस्था द्वारा ही किया जाता है और वह संस्था राज्य है। भौतिक बल का उपयोग कौन करेगा? भौतिक बल का उपयोग अधिकृत संस्था करेगी, और अधिकृत संस्था मनु के अनुसार कौन सी है? राज्य है। यानी अधिकृत संस्था राज्य के द्वारा ही राज्य में अनुशासन स्थापित करने के लिए दंड की या भौतिक शक्ति का उपयोग करेगा। तीसरा है इसका अनुल्लंघनीयता। उल्लंघनीयता यानी अनुल्लंघनीयता, यानी वर्तमान में इसे संप्रभुता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संप्रभुता कहा जाता है। संप्रभुता यानी जैसे जिस देश, जो देश या जो स्थान, जैसे राज्य के 3 जो तत्व माने गए हैं, 4 तत्व माने गए हैं, जैसे भूमि है, सरकार है और जनसंख्या है, और चौथा है संप्रभुता, है ना? भूमि, सरकार, जनसंख्या और संप्रभुता। तो ये संप्रभुता वो है, संप्रभु कौन सा है? जैसे मान लो भूमि है, सरकार है, जनसंख्या है, लेकिन इससे भी हम राज्य की उसे गणना नहीं कर सकते, उसे राज्य की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक वो स्थान यानी वो घेरा जो है वो संप्रभु नहीं है। संप्रभु का मतलब है, अर्थ यह है कि जहां पर बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से किसी भी प्रकार का उन पर कोई आक्रमण नहीं हो
अच्छी तरह से वो सुरक्षित हो, जिसके पास सेना हो, और जैसे अपने शत्रुओं को जवाब देने के काबिल भी हो। तो यानी संप्रभु जो है, यानी उस पर किसी प्रकार का कोई बाहरी दबाव नहीं हो, तो वो ये कहते हैं कि अनुकूलता का मतलब यहाँ पर अर्थ है कि इसे संप्रभुता कहा जाता है। और नियमों का उल्लंघन नहीं करवाने के लिए, यानी नियमों का उल्लंघन करने वाले को राज्य है वो दंड दे सकता है। तो ये 3 स्थितियों में राज्य है वो दंड दे सकता है। अब बात आती है कि मनु के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सप्तांग सिद्धांत कौन से हैं। तो आप इसे अगर लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे कि प्राचीन भारतीय चिंतन में राज्य के 7 अंगों का उल्लेख मिलता है। सही है। उसी अनुसार मनुस्मृति में भी राज्य के 7 अंगों का विवरण मिलता है, जो इस प्रकार से है। पहला अंग होता है स्वामी, जिसको राजा कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वामी का मतलब राजा। मनु ने राजा को स्वामी कहा है। क्या कहा है? स्वामी कहा है। और मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना असंभव है। मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना असंभव है, असंभव है। दूसरा तत्व होता है मंत्री। दूसरा तत्व मंत्री है। कुशल मंत्रियों के अभाव में राज्य का संचालन असंभव होता है। यानी इसे लिख लो, कुशल मंत्रियों के अभाव में राज्य का संचालन असंभव होता है। यानी अगर मान लो केवल एक राजा जो है वो एक राज्य को नहीं चला सकता, उसके लिए अपने मंत्री होते हैं। मंत्रियों में अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे अपन देख रहे हैं अभी अपने लोकतंत्र में अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री होते हैं। तो उन मंत्रियों को अपने कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करने की स्वीकृति होती है, स्वतंत्रता होती है, और वो बात है वो राजा के पास जाती। और मंत्रियों की जो, जैसे मान लो अगर कोई बात सही नहीं होती तो उसमें संशोधन करवाया जाता। तीसरा जो तत्व वो सप्तांग तत्व में तीसरा आता है पुर। पुर का अर्थ होता है किला या परकोटा। तो राज्य को, यानी राज्य है वो पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए। पुर यानी पुर है वो पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। और रक्षा तथा भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सुरक्षित होना चाहिए, साथ ही रक्षा एवं भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा नाम आता है राज्य। मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग कौटिल्य के जनपद की तरह किया है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में राज्य के लिए कौन सा नाम लिखा गया है? जनपद लिखा गया है। तो इन्होंने भी यही किया है कि अगर आप इसका थोड़ा सा विवरण लिखेंगे तो आपको इस प्रकार लिखना है कि राज्य का, यानी मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग कौटिल्य के जनपद की तरह किया है। राज्य का आशय राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता से। राज्य का आशय निवास करने वाली जनता एवं भूमि से है। राज्य का अर्थ इनका यह है। आगे देखिए, आगे है कोष। कोष यानी खजाना। कोष का मतलब क्या होता है? खजाना। और ये तो आवश्यक है, राज्य का अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग है। ये राज्य का अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कोष। कोष के बिना कुछ भी नहीं है। कोष के बल पर ही राजा अपने राज्य की सुरक्षा और जन कल्याण कर सकता है। कोष के बल पर ही, आप इसे लिख सकते हैं इसको, कोष के बल पर ही राजा अपने राज्य की सुरक्षा
एवं जन कल्याण कर सकता है। क्योंकि जब पैसे ही नहीं होंगे तो ना तो सेना रख सकेगा, क्योंकि जब सेना रखेगा तो सेना पर खर्चा भी आएगा, सेना के लिए यानी हर तरह का भरण पोषण के लिए, उनके परिवार के लिए सब कुछ देना होगा, तो खजाना होना जरूरी है। छठा सिद्धांत है दंड। और राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति को मनु ने इसी का प्रकार बताए। राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति को दंड कहा है। राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति, रक्षा करने वाली शक्ति, जिसको भौतिक बल भी कहा है। क्या कहा है? भौतिक बल भी कहा है। और इसमें दंड देने के लिए एक सेना होती है। दंड देने के लिए एक सेना की कल्पना की गई है, जिसमें सेना के इसने कई प्रकार बताए हैं, जिसमें एक तो हस्ती सेना, इसके अलावा रथ सेना के अलावा अश्व सेना के अलावा जल सेना के अलावा पैदल सेना या पदाती सेना या पैदल सेना। तो हाथियों पर, रथों पर, घोड़ों पर, जल में निवास करने वाली या जल में तैर कर जाने वाली जो सेना है, पैदल चलने वाली सेना, इस प्रकार की सेनाओं की दंड देने के लिए इस प्रकार की सेना की कल्पना भी की गई है, उसमें लिखा गया है। अगला आ जाता है कि सातवां जो इसका तत्व होता है वो होता है मित्र। मित्र का आशय है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य का दूसरे राज्य से मैत्री संबंध। अंतरराष्ट्रीय, इसको लिख लो आप, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य का दूसरे राज्य के साथ मैत्री संबंध। तो अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय जैसे मित्र राष्ट्र है, मित्रता है, वो एक देश से किस प्रकार मित्रता की जा सकती है, एक राजा के लिए कौन सा शत्रु होता है, कौन सा मित्र होता है, ये भी मनु ने आगे बताया है। तो इसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी देर में। इससे अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है आपके, कि मनु के अनुसार राजा के कर्तव्य क्या है, या राज्य के कार्य क्या है, या राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है। ये तीनों में से चाहे कोई भी आता है तो आपको एक ही बात लिखनी है, यही जो मैं बता रहा हूं वही लिखना है, कि मनुस्मृति में कौटिल्य के अर्थशास्त्र और शुक्र की शुक्र नीति सार की भांति राजा के कार्यों और दायित्वों का विस्तृत विवरण नहीं मिलता है। जैसे कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें तो राजा के बहुत सारे कार्य मिलते हैं, बहुत सारी नीतियां मिलती है। मनुस्मृति में इतने तो नहीं मिलते, लेकिन संकेत के रूप में राजा के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। पहला कर्तव्य होता है प्रजा रक्षण, और ये सबसे प्रमुख कर्तव्य होता है। प्रजा रक्षण जो होता है सबसे प्रमुख कर्तव्य होता है। थोड़ा थोड़ा आप लिख लीजिए कि मनु के अनुसार राज्य के द्वारा अपनी प्रजा को हर तरह से सुरक्षा देनी होती है, और सुरक्षा प्रदान करने के लिए या सुरक्षा प्रदान करना राजा का प्रथम कर्तव्य होता है। प्रजा रक्षण प्रथम कर्तव्य होता है। राज्य में किसी प्रकार का व्यभिचार है, चोरी है, अपराध है, यानी डाका है, इन सभी से उनकी जनता को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, वही सबसे बड़ा राजा होता है। दूसरा है प्रजा पालन और लोक कल्याण। प्रजा पालन यानी प्रजा का निरंतर और धैर्यपूर्वक पालन करना राजा का पहला कर्तव्य है। प्रजा का धैर्यपूर्वक पालन करना और निरंतर जनता की सुरक्षा करना, ये पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है कि वे प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने में सिद्ध हो, यानी चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने में, चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो। और चार पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम
और मोक्ष। अब थोड़ी देर में हम ये भी पढ़ेंगे कि चार पुरुषार्थ मनु के अनुसार चारों पुरुषार्थ क्या है और उनका क्या महत्व है। अभी अपन आगे इसमें देख लेंगे। तो वो प्रजा का लोक कल्याण। अगला है कि प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह करना। मनु के अनुसार राजा सुसंगठित और सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से राज्य चलाता है। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे कि मनु के अनुसार राजा सुसंगठित सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से अपने दायित्वों को पूरा करता है। राजा अपने गुप्तचरों के माध्यम से, यहां लिख लीजिए आप, राजा अपने गुप्तचरों के माध्यम से राज्य के अधिकारियों का निरीक्षण करता है। राज्य के अधिकारियों का निरीक्षण करता है। कई बार तो राजा स्वयं छद्म वेश में निकल करके और अपने छद्म वेश में यानी भेष बदल करके, जैसे सामान्य नागरिक का भेष बना करके और वो निकलते हैं और अपने अधिकारियों का निरीक्षण करते हैं कि क्या वास्तव में ही हमारे जो अधिकारी है वो जनता की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चौथा, राज्य का कर्तव्य, राजा का कार्य मान लो, राजा का कर्तव्य मान लो, अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण होता है। मनु के अनुसार अर्थ तत्व प्रजा और राजा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थ तत्व प्रजा और राजा दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रजा की भौतिक और आर्थिक सुख सुविधाएं मुहैया करवाना राजा का प्रथम कर्तव्य है। प्रजा को भौतिक एवं आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना राजा का प्रथम कर्तव्य, यानी राजा का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया है। पांचवा है सामाजिक व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण। लिख लीजिए आप, सामाजिक व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण। सामाजिक व्यवस्था का मनुस्मृति के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह राजा का कर्तव्य है। समाज की जो व्यवस्था होती है उसका नियमन करना, उसको चलाना और समाज की व्यवस्था पर नियंत्रण रखना, ये राजा का कर्तव्य होता है। जैसे उन्होंने मनुस्मृति के अनुसार समाज को 4 भागों में बांटा गया है। मनुस्मृति में समाज को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन से हैं? उन्होंने बांटा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन्होंने समाज को यानी 4 भागों में बांटा है और समाज के प्रत्येक जो वर्ण है उनके लिए कर्तव्य भी उन्होंने निर्धारित किए हैं कि प्रत्येक वर्ण, जैसे ब्राह्मण का क्या है, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का क्या क्या कर्तव्य है, ये भी उन्होंने लिखा है, जिस पर बहुत सारी अंगुलियां भी उठी है, क्योंकि मनुस्मृति में लिखे गए कर्तव्यों को जो लोगों ने माना भी नहीं है। प्रत्येक वर्ण के 4 कर्तव्य माने गए हैं और 4 कर्तव्यों के अनुसार उन्होंने जीवन को भी 4 भागों में बांटा है। जीवन को भी कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में, कि ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ आश्रम, 4 आश्रम दिए हैं। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ के बाद इन्होंने संन्यास, यानी 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन, फिर 26 से लेकर के 50 वर्ष तक गृहस्थ का, 51 से लेकर के यानी 75 साल तक व्यक्ति को वानप्रस्थ यानी ग्रह के काम छोड़ करके और कल्याणकारी कार्यों में लग जाना चाहिए। उसके बाद 76 साल की उम्र से लेकर के वो संन्यास ले लेना चाहिए, अपने आत्म कल्याण के लिए उसे चले जाना चाहिए, ऐसा मनु है वो कहते हैं। इसके बाद 7वां जो कार्य है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। परराष्ट्र का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध। जैसे अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है वो आज से यानी अभी नहीं, प्राचीन काल से अंतरराष्ट्रीय संबंध चलते आए हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में 2 बातें बताई है, एक तो बाहरी आक्रमण से रक्षा, और दूसरा बताया है राजा ऐसी युक्ति और विवेक काम में ले कि अनावश्यक युद्ध की स्थिति न बने।
अनावश्यक युद्ध की स्थिति को टालना, अनावश्यक युद्ध की स्थिति को टालना। ये इन्होंने परराष्ट्र संबंधों का संचालन मतलब इस प्रकार किया है। इसलिए राजा जो है इसलिए इसके लिए राजा ने मंडल सिद्धांत और षटगुण नीति का परराष्ट्र संबंधों का संचालन, इसके लिए राजा ने क्या बनाया है, एक तो मंडल सिद्धांत दिया है, एक तो मंडल सिद्धांत, इसका प्रश्न आ सकता है कि मंडल सिद्धांत और एक षटगुण नीति, षटगुणी नीति, षटगुणी नीति क्या है, मंडल सिद्धांत क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं कि मंडल सिद्धांत क्या है और षटगुणीय नीति क्या है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये तो था राजा का कर्तव्य, जो 7 कर्तव्य बताए गए हैं। देखिए जैसे मान लो मंडल सिद्धांत क्या है। मंडल सिद्धांत मनुस्मृति में एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापना के नियम और निर्देश निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें मंडल सिद्धांत कहा गया है। ये तो परिभाषा लिख लेंगे कि मनुस्मृति में एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापना के जो नियम और निर्देश निर्धारित किए गए हैं, उसे मंडल सिद्धांत कहा गया है। और मंडल सिद्धांत का केंद्र जो होता है विजिगीषु राजा होता है। विजिगीषु का मतलब होता है विजय की कामना रखने वाला, विजय की कामना रखने वाला, यानी जो राजा विजय की इच्छा रखता है कि मैं संपूर्ण पृथ्वी पर, यानी आसपास के जो मैं, जैसे मान लो अपने संपूर्ण भारत के लिए एक ही राजा होना, जिस प्रकार हम कह सकते हैं, तो वो राजा विजिगीषु होता है। तो इसमें सबसे सेंटर में कौन सा राजा होता है, विजिगीषु होता है। और विजिगीषु को केंद्र में करके और एक मंडल का निर्धारण किया जाता है, जिसमें 12 सदस्य होते हैं। इसने कितने सदस्यों का निर्माण किया है, 12 सदस्यों। अब वो किस प्रकार होते हैं, विजिगीषु के आसपास के जो राजाओं का संबंध है वो कैसे होता है, मंडल सिद्धांत में क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले सीमावर्ती राज्यों को देखना होता है। सबसे पहले क्या होता है, सीमावर्ती राज्यों को। जैसे मान लो एक ये राज्य है, तो इस राज्य का ये सीमावर्ती राज्य है, ये भी सीमावर्ती राज्य है, इधर वाले ये सीमावर्ती राज्य है, तो ये दोनों क्या होंगे, शत्रु होंगे। इस बीच ये अपन इसको हम विजिगीषु मानते हैं। ये विजिगीषु है, इसका ये पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है, तो ये विजिगीषु है, तो ये इसका शत्रु है, ये भी इसका शत्रु है, क्योंकि ये दोनों सीमाओं से लगे हुए। तो मनु कहता है कि सीमावर्ती राज्य हमेशा क्या होते हैं, शत्रु होते हैं। अब जैसे मान लो इससे के बाद इनके जो पड़ोसी होंगे, जैसे इनके पड़ोसी होंगे, तो वो ये भी इनमें शत्रुता होगी, इनमें शत्रुता होगी, लेकिन वो विजिगीषु के क्या हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे, यानी अरिमित्र हो जाएंगे ये, यानी ये शत्रु मित्र हो जाएंगे। तो विजिगीषु राज्य के क्या होता है कि इस प्रकार जब हम 12 राज्यों का निर्माण करते हैं, तो वो क्या बनता है कि जैसे मान लो इस प्रकार हम देख सकते हैं इसको, ये विजिगीषु है, ये विजिगीषु है, जिसको हमने वी नाम लिख दिया। इसके अलावा जैसे मान लो विजिगीषु के अलावा एक तो इधर वाले जो पीठ वाले राज्य हैं, एक ये राज्य है, जैसे हम इसको बना सकते हैं ऐसे 1 2 3, और इसी प्रकार हम इसको आगे ले सकते हैं, इधर इस प्रकार आगे ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, और ये भी 5। और इधर क्या होता है कि इधर एक राज्य मध्य होता है और एक जो राज्य होता है वो उदासीन होता है। इस प्रकार 12 राज्य होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 5 5 10, 5 5 10 और 2 12। मंडल सिद्धांत में कुल 12 राज्य। तो ये विजिगीषु होता है, विजिगीषु में ये मित्र, ये शत्रु होता है, ये भी शत्रु होता है, ये शत्रु होता है, तो ये क्या हो जाता है, ये मित्र हो जाता है। क्या हो जाता है, ये मित्र हो जाता है, और ये भी मित्र हो जाता है। अब ये मित्र होता है, लेकिन ये इसका मित्र होता है, ठीक है, ये इसका मित्र होता है, तो ये स्वतः ही इसका क्या हो गया, शत्रु हो गया। ये शत्रु हो गया, लेकिन ये अगला मित्र हो जाता है, ये शत्रु हो जाता है। इस प्रकार इनका राज्य होता है। और इस प्रकार ये कहता है कि इनको जैसे मान लो ये पीठ के शत्रु माने जाते हैं, ये सम्मुख शत्रु माने जाते हैं। और इसके बाद ये एक मध्यम राज्य होता है, जिसको मध्यम कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 2 राज्य होते हैं, एक मध्यम होता है, एक उदासीन होता है। मध्यम राज्य क्या होता है
कि मध्यम राज्य हमेशा ही यानी विजिगिसु और अरी दोनों दिशाओं से लगा होता है। जैसे ये विजिगिसु से, इससे भी, इस सीमा इससे भी लगती है और विजिगिसु से भी लगती है, तो ये दोनों के सीमावर्ती राज्य होता है, तो ये इसको भी साथ दे सकता है, इसको भी साथ दे सकता है। तो एक मध्यम होता है, एक उदासीन राज्य होता है जो सबसे शक्तिशाली राज्य होता है। उदासीन राज्य होता है वो सबसे शक्तिशाली होता है। ये अरी और मध्यम तीनों की सीमाओं से घिरा होता है, यानी ये इसकी सीमाओं, इसकी सीमा लगी होती है, इसकी भी लगी हुई है, इसकी भी लगी हुई होती है, तीन तरह की जो सीमाएं लगी हुई होती है, इसलिए वो उदासीन राज्य होता है। ये उदासीन राज्य है। अब ये क्या कहता है कि आप राजा का क्या कर्तव्य है कि कब वो उदासीन का साथ ले, कब मध्यम के साथ आए। इस प्रकार राजा के अलग अलग कर्तव्य बताए गए। यही मंडल सिद्धांत का नियम है। मंडल सिद्धांत में 12 राज्य होते हैं। मैं समझता हूं कि आपने समझा होगा 12 राज्यों का के समूह को मंडल कहा जाता है। अब एक बात आती है कि मनु के अनुसार 60 गुणीय नीति क्या है। 60 गुणीय मतलब 6 गुणों वाली, 6 गुण यानी 6 ऐसे बिंदु है जिनके अनुसार राजा को उन नीतियों का पालन करना होता है। 60 गुणीय नीति में देखिए कि मनुस्मृति में एक राजा को दूसरे राज्य के साथ परिस्थिति अनुसार किए जाने वाले व्यवहार हेतु 6 नियमों या नीतियों का निर्धारण किया गया, जिन्हें 60 गुणीय नीति कहा गया है। पहली नीति है संधि। क्या है? संधि। संधियां इसने 2 बताइए, एक तो समान कर्मा संधि और एक असमान कर्मा संधि। एक तो समान कर्मा संधि और दूसरी असमान कर्मा संधि। असमान कर्मा, समान कर्मा का मतलब है कि जो एक राजा को संधि है वो समान संधि होती है। समान संधि का मतलब जैसे मान लो जितना इधर का राजा देता है उतना ही उससे लेता है। जैसे किसी किन्हीं गांवों का या क्षेत्र का बदलना, तो समान रूप से वो संधि होती है। समान रूप से सेनाएं समान रूप से दी जाती है, बांटी जाती है, तो वो संधि होती है। असमान कर्मा संधि यानी कई बार राजा को अगर मान लो इस प्रकार की स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है, नियंत्रण में नहीं आती, तो राजा को असमान कर्मा संधि भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस स्थिति से निपटने के लिए उसे समय लेना जरूरी होता है। तब तक असमान कर्मा संधि करके और वह अपनी सेना को मजबूत करके और फिर उन जो चीजें उसके हाथ से चली गई है उन चीजों को वापस प्राप्त कर सकता है। दूसरा बात बताई है इसने कि विग्रह, और विग्रह का मतलब होता है युद्ध। क्या अर्थ होता है? युद्ध होता है। तो राज्य की सभी स्थितियां अनुकूल होने की दशा में ही विग्रह किया जाना चाहिए। राज्य की स्थितियां मान लो अनुकूल नहीं है तो युद्ध नहीं करना चाहिए, ये मनुस्मृति कहती है। मनुस्मृति कहती है कि अगर मान लो विग्रह की स्थिति भी नहीं है तो उसे विग्रह यानी युद्ध नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है यान, और यान का अर्थ होता है वास्तविक आक्रमण। यान का मतलब क्या होता है? वास्तविक आक्रमण, कि राजा को वास्तविक आक्रमण कब करना चाहिए। वास्तविक आक्रमण कब करना चाहिए? एक तो शत्रु राज्य है वो आपत्ति में होता है, तो पहली बात तो शत्रु राज्य को आपत्तिग्रस्त देखकर, वो आपत्तिग्रस्त यानी जैसे मान लो किसी प्रकार की कोई समस्या में है तो उस समय यदि उस पर यान किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, तो उस राजा की जीत संभव होती है। तो पहला है शत्रु को आपत्तिग्रस्त देख करके, और दूसरी है मित्र की सहायता के से आक्रमण। दूसरा जैसे मान लो एक राजा है, या तो वो राज्य आपत्ति में तब तो वो अपने आप ही नहीं संभल पाएगा और वो जीत लेगा। राज्य जैसे मान लो एक जो मित्र राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र यदि मान लो आपको देता है, साथ देता है, तो उस समय राजा है वो उस राज्य पर आक्रमण करके उसे विजित कर सकता है। 2 ही स्थितियों में आक्रमण करना चाहिए, या तो आपत्ति में हो या आपका जो मित्र है वो सहयोग, मित्र राष्ट्र सहयोग करता है। तो चौथी बात बताइए इसने षड्गुणीय नीतियों में, चौथी बताइए आसन। और आसन का मतलब होता है कि शत्रु राज्य से युद्ध की नीति अपना करके कुछ समय के लिए तटस्थ और उदासीन रहना। यानी आसन का मतलब होता है उदासीन रहना। जैसे एक राज्य समृद्ध राज्य है, सबल है, और वह राज्य नियंत्रण में नहीं आ रहा है, तो उस समय राजा को आसन यानी उदासीन रहना चाहिए।
राजा को युद्ध की नीति नहीं अपना करके एकदम तटस्थ हो जाना चाहिए, तटस्थ होकर के और अनुकूल समय का इंतजार करना चाहिए, अनुकूल समय आने पर उस पर आक्रमण किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं किया जाना चाहिए। आसन के लिए उन्होंने मनु के अनुसार आसन के दो रूप है। कौन से? एक तो सेना या कोष क्षीण की स्थिति में। एक तो जैसे मान राजा के पास सेना नहीं है या कोष नहीं है, सेना या कोष के क्षीण की स्थिति में। अगर मान लो राजा के पास सेना नहीं है, राजा के पास खजाना नहीं है, तो राजा को उदासीन हो जाना चाहिए। दूसरी बात कही है आसन के लिए कि मित्र के अनुरोध पर, मित्र के अनुरोध पर, अगर मित्र राष्ट्र है वो अनुरोध करता है कि हम आपको तटस्थ हो जाना चाहिए, तो राजा को युद्ध के स्थिति में नहीं डालना चाहिए। आसन के दो रूप उन्होंने बताए हैं। पांचवा जो नीति है वो है द्वेदी भाव की। और द्वेदी भाव का मतलब होता है कि अपने से अधिक शक्तिशाली जो राजा होता है उससे रक्षा के लिए जो अपनाई जाने वाली नीति है, अपने से यानी स्वयं से शक्तिशाली, स्वयं से शक्तिशाली राज्य के प्रति अपनाई जाने वाली नीति, अपनाई जाने वाली जो नीति होती है वो द्वेदी भाव के अंतर्गत आती है। द्वेदी भाव में वो कहता है कि द्वेदी भाव करना हो तो द्वेदी भाव में वो क्या करता है, इसमें भी दो प्रकार से बताता है कि द्वेदी भाव राजा को कैसे करना चाहिए। मतलब एक कौन सी नीति अपनानी चाहिए जब दूसरा राजा शक्तिशाली है, तो उस समय राजा को कौन सी स्थिति अपनानी चाहिए। द्वेदी भाव में वो कहता है कि सेना को दो भागों में बांटना है। एक तो सेना को दो भागों में बांटना है, दो भागों में बांट करके एक सेना, एक तो रखना है जैसे सीधा शत्रु से मुकाबला करने के लिए, एक तो सीधा शत्रु से मुकाबला करने के लिए एक भाग को तो वहां खड़ा कर देना चाहिए। दूसरा है वो अपने महल यानी अपने राज्य की सुरक्षा में लगा देना चाहिए। दूसरा है वो दुर्ग की सुरक्षा में होना चाहिए। दूसरा कहां लगा देना चाहिए? दुर्ग सुरक्षा में लगा देना, क्योंकि राजाओं के जो आक्रमण होते थे वो ज्यादातर दुर्ग पर होते थे या सीमाओं के माध्यम से घुसते थे। तो उन्होंने कहा कि जैसे द्वेदी भाव, जब दूसरा राजा शक्तिशाली है तो उसे दो भागों में बांट लेना चाहिए। पहला भाग उसमें सीधा आक्रमण जहां से होता है वहां पर सेना खड़ी की जानी चाहिए, दो भाग करके। एक दूसरी सेना का भाग है वो कहाँ होना चाहिए? वो होना चाहिए दुर्ग के पास। और छठी नीति इन्होंने बताई है संश्रय, और संश्रय का मतलब होता है बलवान का आश्रय। अब जैसे मान लो एक राजा काबू में आ ही नहीं रहा है, तो उसे बलवान का आश्रय या बलवान का सहारा लेना चाहिए, बलवान का सहारा लेना। जब राजा द्वे भाव की नीति से भी अपनी सुरक्षा में असमर्थ होता है तो संश्रय की नीति अपनाई जानी चाहिए। और संश्रय की नीति में बलवान राजा का आश्रय लिया जाना चाहिए जो शत्रु से अधिक शक्तिशाली है, जिसको हम उदासीन भी कह सकते हैं। जैसे उदासीन, जो मंडल सिद्धांत में उदासीन राज्य कहा गया ना, उदासीन राज्य की यानी ली जा सकती है। तो शत्रु से मुकाबला करने के लिए ये किया जाना चाहिए। मैं आपको नंबर बता रहा